नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिटेल सहित बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इसके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने इसके कई पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17, कि निम्नलिखित में से किस सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा को अंगीकार किया था? कब किया था? ये किया था 1948 ईस्वी में। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा की मसविदा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? कौन सा है? जो रोजगार है दोस्तों, ये कोई अधिकार नहीं माना जाता है। बाद बाकी पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित स्तर और शोषण से रक्षण, ये सभी जो है अधिकार हैं, लेकिन रोजगार कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? अभी बताया है कि रोजगार जो है ये अधिकार नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? जो विवाह है ये कोई अधिकार नहीं है। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपकी शादी हो ही जाए, पढ़ लिख के नौकरी करोगे तभी हो सकती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है कि सूची 1 सरकार के रूप में सूची 2 सिद्धांत के साथ मिलान कीजिए। तो पहला है दोस्तों, देखते हैं आप लोग कौन सा विकल्प सही है? सी वाला सही है। मतलब ए का डी वाला और 2 का बी। ए का डी है और ए का हो गया डी और बी का हो गया सी। सी का हो गया डी और एकात्मक प्रणाली हो गया शक्ति का विकेंद्रीकरण। आप लोग इनको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिलान देख लेते हैं। जिसे अध्यात्मात्मक प्रणाली क्या होती है दोस्तों? शक्ति का पृथक्करण कार्यपालिका होती है। और संसदीय कार्यप्रणाली होती है और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। संघीय प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है। एकात्मक प्रणाली में दोस्तों शक्ति का संकेंद्रण होता है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे ये भी दोस्तों मिलान वाला है, इसको भी देख लेते हैं। मिलान है इसमें, ए का 5 दिया है, जिसे क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन किसमें दोस्तों? वियना में है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है दोस्तों? ये आप लोग पता होना चाहिए, जो पता है उनको पहले मिला लेते हैं। ये दोस्तों कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। और दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है दोस्तों? ये रोम में है। और विश्व दोस्तों 4 ही दिए इधर, तो 5 मिलान दिए हैं। और दोस्तों क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों है पेरिस में, याद रख सकते हो आप लोग। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, दोस्तों वहाँ पे गलती से लग गया था। कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक संगठन कहाँ दोस्तों? पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों आदर्शवाद का जनक? ये माना जाता है प्लेटो को। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है डेमोक्रेसी शब्द। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल एक डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जो दो शब्दों डेमस और पीपल्स मतलब इससे लिया गया है। डेमस का मतलब होता है पीपल अर्थात लोग, और क्रेटस का मतलब होता है रूल और शासन से मिलकर बना है। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है, देख लेते हैं। द्वंद्व न्याय और संकेत किसका संकेत करता है? दोस्तों ये संकेत करता है तर्क, वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना, यही होता है न्याय द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1998 में किसके अनुमोदन के बाद लैंडमाइन संधि एक विश्वव्यापी नियम बन गया था? किसके बाद दोस्तों? बुर्किना फासो 1998 में इनके अनुमोदन के आधार पर लैंडमाइन संधि एक विश्वव्यापी नियम बन गया था। इसका डिटेल देखते हैं कि सितंबर 1998 में बुर्किना फासो के अनुमोदन के बाद लैंडमाइन संधि को विश्वव्यापी पर मतलब विश्व में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये लॉक के द्वारा किया गया था नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट में किया था, जिसमें उसने 3 अधिकारों को सम्मिलित किया: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था राज्य शब्द का प्रयोग? ये किया था दोस्तों मैकियावेली ने। इसका डिटेल देखते हैं। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने कृति द प्रिंस में किया था, मतलब अपनी रचना प्रिंस में किया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है मतलब प्राणी है, यह कथन किसका है? किसका दोस्तों? ये अरस्तु का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किया था। किसने किया था दोस्तों? ये किया था जॉन लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है चूँकि लॉक ने व्यक्तियों को राजनीतिक पदों में नियुक्त होने अथवा नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करने की पैरवी की, इसलिए लॉक को राजनीतिक संप्रभुता का समर्थक माना जाता है, जबकि ऑस्टिन को विधिक संप्रभुता का तथा रूसो को जन संप्रभुता का समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों ब्राइस ने राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि ब्राइस ने राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र कहा था। राजनीति शास्त्र को उन्होंने मेट्रोलॉजी की तरह बनाया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो शांत रहता है, वह मतलब क्या है दोस्तों? जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। या किसने कहा है? किसने कहा था दोस्तों? ये कहा है अरस्तु ने। इसका डिटेल भी देखते हैं। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होगा या तो पशु होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, या किसने कहा था? किसने कहा था? ये रूसो ने कहा था कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि रूसो ने कहा था कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। रूसो का ये कथन है, याद रख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर में बंधा रहता है। किसने कहा था दोस्तों? ये भी रूसो ने कहा था कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वह सदा जंजीरों से बंधा रहता है। रूसो ने कहा था। कितनी अच्छी बात कही दोस्तों कि फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सदा जंजीरों में बंधा रहता है। रूसो के अनुसार सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य है कि सार्वभौम कर्तव्य है कि वह सारे समाज का सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे। अगला क्वेश्चन है
कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? किसका दोस्तों? ये महात्मा गांधी का है कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? किसकी दोस्तों? ये कारपेंटर की है। ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह किसने कहा था? ये दोस्तों कारपेंटर ने कहा था। इसका डिटेल भी देखते हैं कि ओह सम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उचित उक्ति दोस्तों कारपेंटर ने प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था प्लेटो ने कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ये प्लेटो का कथन है। इसका डिटेल भी है कि उपरोक्त प्रसिद्ध कथन प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के संदर्भ में कहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक के रूप से एक समाज राजनीतिक प्रणाली है? किसने कहा था दोस्तों? ये अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्रणाली है। इसका डिटेल भी देखते हैं। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन किसमें दोस्तों? पुस्तक पॉलिटिक्स में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? किसमें दोस्तों संघीय सरकार है? जो यूएसए है दोस्तों, वहाँ पर एक संघीय सरकार होती है। इसका डिटेल देखते हैं कि संघीय सरकार का प्रचलन अमेरिका में है। इस प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता के साथ लिखित व कठोर संविधान शक्तियों का स्पष्ट विभाजन व दोहरी नागरिकता स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। भारतीय संविधान में संघीय शासन की विशेषताएं होने के कारण बहुधा इसे अर्धसंघीय प्रकृति वाला संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? किसकी देन है दोस्तों? इंग्लैंड की देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। वहाँ की संसद सर्वोच्च है तथा एकात्मक शासन पद्धति की विद्यमानता है। भारत में भी ब्रिटेन के समान ही संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, किंतु हमारी संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा पारित विधान को न्यायिक पूर्वीक्षण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? मतलब भारत में संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? किस देश की थी दोस्तों? श्रीलंका की थी, एम भंडार नायके। इसका देखते हैं डिटेल कि संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्री माबू भंडार नायके थी। वे 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ये प्रथम बार 21 जुलाई 1960 से 7 मार्च 1965 तक, दूसरी बार 22 मार्च 1972 से 23 मार्च 1977 तक और तीसरी बार 14 मार्च 1994 से 10 अगस्त 2000 तक अपने पद पर रही हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1916 को तथा मृत्यु 10 अक्टूबर 2000 को हुई थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दोस्तों जुड़ा है साम्यवाद के साथ में। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद से जुड़ी संकल्पना है, जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। उसने इस संकल्पना को इतिहास की व्याख्या करने के लिए अपनाया था। इसके अनुसार संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और विचार परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है। इस पद्धति को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक देश अब भी राज्य द्वारा शासित है? कौन सा देश? जो सऊदी अरब है दोस्तों, ये एक राज्य द्वारा शासित है, मतलब राजा द्वारा शासित है। डिटेल है कि सऊदी अरब वर्तमान में भी राजशाही के अधीन देश है। इस मध्य एशिया देश में हाल ही में अन्य देशों में हुए लोकतांत्रिक आंदोलनों की भांति लोगों की राजशाही के प्रति आक्रोश दिखा। अगला क्वेश्चन है कि CTBT व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है दोस्तों? ये शस्त्र नियंत्रण उपाय व्यक्त करता है CTBT। और अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका डिटेल है कि CTBT का तात्पर्य व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि है। यह विश्व भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए लाई गई संधि है। इस संधि को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया था।
भारत के साथ पाकिस्तान आदि कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि वायु अधिकारों में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है? कौन सा देश? जो ICAO है दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवादों में क्या करता है? एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को दबाएं, जैसे ही वीडियो आए और आपके पास पहले से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।